नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो हमेशा की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अंत तक आपको देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आपको बहुत बेहतर कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए दमदार तरीके से। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि त्योकर तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। यह झील कहाँ पर है? यह एक झील है प्यारे साथियों और यह लद्दाख में है। ठीक है ना, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन है कि मई 2020 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस जिले में 5 फ्लोरोसिस जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2020 में जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत नागौर जिले में 5 फ्लोरोसिस जांच केंद्र स्थापित करने की क्या की थी? घोषणा की थी। कहां पर? नागौर के अंदर। यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में, यानी जो दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला? बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला? तो उस फिल्म का नाम था चिड़ी बल्ला। चिड़ी बल्ला उस फिल्म का नाम था जिसको बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में। अच्छा, इस फिल्म में संगीतकार कौन है? तो इस फिल्म में जो संगीतकार है उनका नाम है कृष्णा सोलो। इसके क्या है? संगीतकार हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट की जो वितरण की जो शुरुआत है प्यारे साथियों, वो अशोक गहलोत ने की थी। किसने की थी? अशोक गहलोत ने। यानी इस योजना के तहत क्या था कि कोई भी लड़की और हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में अगर उसका जन्म होता है तो उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, है ना, लड़की होने पर। तो ये योजना किसने स्टार्ट की थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्ट की थी। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि 18 मई 2020 को मुख्यमंत्री ने किस स्तर पर जनगणना समन्वय समितियों की गठन को मंजूरी दी है? तो जनगणना समन्वय समितियों के गठन को जो मंजूरी दी है वो तीनों स्तर पर दी है, जिला स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी और ग्राम पंचायत स्तर पर भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मई 2020 को जिला स्तर, तहसील स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना समन्वय समितियों के गठन की क्या दी है? मंजूरी दी है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस व्यक्ति का चयन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए किया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति का चयन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए किया है? राजस्थान के किस व्यक्ति का? तो उस व्यक्ति का नाम है रुकमया मीणा। रुकमया मीणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिलेगा, है ना, दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। ध्यान रखना, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 26 दिसंबर से ग्वालियर में शुरू हुए तानसेन संगीत समारोह में राजस्थान से ध्रुव पद गायन के लिए कौन शामिल हुई हैं? तो साथियों ध्यान रखना, 26 दिसंबर से ग्वालियर के अंदर तानसेन संगीत समारोह स्टार्ट हुआ है। इसमें राजस्थान की तरफ से जो मधु भट्ट हैं, डॉक्टर मधु भट्ट हैं, वो ध्रुव पद गायन के लिए क्या हुई हैं? शामिल हुई हैं। दोस्तों, ये इससे पहले 2 बार और भी शामिल हो चुकी हैं, 2 बार और भी इस तानसेन संगीत में शामिल हो चुकी हैं, है ना। अब की बार कौन सी बार है? तो तीसरी बार है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रियासत के पूर्व महारावल ब्रिज राज सिंह का 28 दिसंबर को निधन हो गया? तो ध्यान रखना साथियों, ये जो महारावल ब्रिज राज सिंह हैं ये कहाँ के महारावल थे?
तो प्यारे साथियों ये जैसलमेर रियासत के महारावल थे, जिनका 28 दिसंबर को मेदांता हॉस्पिटल में क्या हो गया, निधन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर से कितने प्रोफेसरों को शामिल किया है। तो जो अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो टीम है उसने दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों को एक सूची में शामिल किया है। उस सूची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर के कितने प्रोफेसर शामिल किए गए हैं, तो ध्यान रखना 7 प्रोफेसर शामिल किए गए हैं। कितने, 7 प्रोफेसर। अच्छा, उन प्रोफेसरों का विभाग कौन कौन सा है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, फार्मेसी विभाग से 4 डॉक्टरों को शामिल किया गया है इस सूची में। किसके द्वारा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा। तो उसमें कौन कौन है, प्रोफेसर अमित कुमार गोयल, डॉक्टर केसर रज्जा, डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता। सॉरी, ये जो 3 है ये फार्मेसी विभाग की तरफ से इसमें शामिल हुए हैं। और भौतिकी विभाग की तरफ से डॉक्टर रजनीश कुमार वर्मा को शामिल किया गया है। पर्यावरण विभाग की तरफ से प्रोफेसर राजेश कुमार को शामिल किया गया है। जैव रसायन विज्ञान विभाग की तरफ से प्रोफेसर संजीव कुमार पांडा को शामिल किया गया है। और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से डॉक्टर सुरेंद्र को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, अच्छे से याद कर लेना। इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित की जा रही है। तो साथियों, उन खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है जिसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में, यानी जहां इंदिरा गांधी नहर बह रही है उस क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि है वो आवंटित की जा रही है। तो 13 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को, 13 खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का जो निर्माण किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जिलों में किया गया है। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जिलों में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका, सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जिलों में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ध्यान रखना, बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है, यानी आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, एमएस धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईसीसी के द्वारा। अब हम अन्य विजेताओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अन्य विजेता में आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती है, तो विराट कोहली ने जीती है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का जो खिताब है, वो जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर की श्रेणी के लिए। दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर किसको चुना है, तो विराट कोहली को चुना है आईसीसी ने। आईसीसी ने पूरे दशक का, यानी 10 साल का, इस पिछले 10 साल का 2010 से 2020 के मध्य का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो चुना है वो विराट कोहली को चुना है। इसी प्रकार से आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी या फिर टेस्ट का जो दशक का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो चुना है स्टीव स्मिथ को। किसको चुना गया है, स्टीव स्मिथ को चुना गया है। और टी20 प्लेयर किसको चुना गया है दशक का, तो राशिद खान को चुना गया है। और वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को 2 ये मिले हैं अवार्ड, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईसीसी वोमेन टेस्ट, ओडीआई और टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में टेस्ट, ओडीआई और टी20 में एक ही खिलाड़ी को चुना गया है जिसका नाम है एलिस पेरी। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखना, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी वोमेन टेस्ट, ओडीआई और टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुना गया है। यहाँ पर हम आईसीसी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। इसके चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्केले, सीईओ का नाम है मनु साहनी और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव
के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों, देख लेना आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। यानी कोई नई योजना, कोई नई पुस्तक, कोई नई नियुक्ति, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान अच्छे से अपना आकर्षित किया करो, है ना। तो क्वेश्चन है कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री जिनका नाम है श्रीपद नाइक, इसके द्वारा एक हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है साथियों स्ट्रेन सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव। इसके लेखक हैं डॉक्टर रूपाचारी। कौन है? डॉक्टर रूपाचारी। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने हाल ही में विश्व के सबसे हल्के और छोटे सैटेलाइट का निर्माण किया है। साथियों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छप गया, ये मान लो। विश्व के सबसे हल्के और छोटे सैटेलाइट का निर्माण किसने किया है? तो उस भारतीय का नाम है एस रियासुद्दीन। एस रियासुद्दीन ने विश्व का सबसे हल्का और सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया है, सबसे हल्का और सबसे छोटा उपग्रह बनाया है। किसने? एस रियासुद्दीन ने। साथियों उस सैटेलाइट का नाम रखा गया है V1 और V2। V1 और V2 यानी इसने दो सैटेलाइट बनाए हैं, एक V1 और एक V2। इसको नासा के द्वारा, इन दोनों को नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और कब किया जाएगा? इस V1 को तो जून में किया जाएगा, जून 2021 में, और इस V2 को अगस्त 2021 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। इस सैटेलाइट का जो साइज है वो केवल और केवल 37 mm यानी 37 मिलीमीटर है। और इस सैटेलाइट का जो वजन है साथियों वो है 33 ग्राम, केवल 33 ग्राम। सबसे छोटा और सबसे हल्का सैटेलाइट है आपका एस सियासुद्दीन के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है V1 एंड V2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है। चंद्रमा के ऊपर पहला परमाणु रिएक्टर 2026 के अंत तक स्थापित करने की घोषणा की है चंद्रमा के ऊपर। उस देश का नाम आपको बताना है। तो उस देश का नाम है साथियों अमेरिका। अमेरिका जो है ना, उसने ये घोषणा की है कि वो 2026 के अंत तक चंद्रमा के ऊपर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देगा। अब हम अमेरिका से संबंधित कुछ चर्चा में बात लेके आते हैं। देखिए, अमेरिका का एक ओसिरिस रेक्स यान था, जिसने हाल ही में बेनु क्षुद्र ग्रह पर क्या है उसको उतारा गया है। बेनु क्षुद्र ग्रह पर उतारा गया है ओसिरिस रेक्स यान को हाल ही में। इसी प्रकार से अमेरिका का एक सोफिया टेलीस्कोप है, सोफिया टेलीस्कोप। ध्यान रखना, सोफिया टेलीस्कोप ने हाल ही में चंद्रमा पर पानी की खोज की है। चंद्रमा के ऊपर पानी की खोज किसने की है? सोफिया टेलीस्कोप ने की है, जो कहाँ का है? अमेरिका का है। इसी प्रकार से साथियों अमेरिका का जो आर्टेमिस मिशन है वो चंद्र मिशन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका एनटीपीसी में कि आर्टेमिस मिशन क्या है। तो आर्टेमिस मिशन एक प्रकार का चंद्र मिशन है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा A68A क्या है? A68A क्या है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है? A68A क्या है जिसको दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है? तो प्यारे साथियों एक प्रकार का आइसबर्ग है, एक हिमखंड है, आइसबर्ग है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइसबर्ग है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, A68A, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रखा है इसने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको हम EDFC भी बोलते हैं, तो EDFC के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किसने किया? जो आपका पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका एक सेक्शन है साथियों जिसका नाम है न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, 351 किलोमीटर लंबा सेक्शन है जिसके ऊपर 5,750 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। यह सेक्शन स्थानीय लोगों को एल्यूमिनियम उद्योग, डेयरी उद्योग, कपड़ा उत्पादन, ब्लॉक प्रिंटिंग, कांच के सामान के उपयोग, है ना, कांच के सामान के उपयोग, इसके साथ साथ हींग उत्पादन आदि में क्या करेगा? नए अवसर प्रदान करने का कार्य करेगा ये।
ठीक है साथियों। इसके अलावा पीएम मोदी ने ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए, ईडीएफसी का जो पूरा रूट है उसके लिए एक कमांड सेंटर के रूप में प्रयागराज में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जिसको हम ओसीसी भी बोलते हैं, ओसीसी का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहां पर किया? प्रयागराज में। किसके लिए? ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए, एक कमांड सेंटर की तरह काम करेगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया है? तो ध्यान रखना साथियों, मणिपुर की राजधानी इंफाल में। मणिपुर की राजधानी इंफाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली माध्यम से थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज जो आपका नई दिल्ली के द्वारका में पड़ता है, उसके अंदर एक मणिपुरी भवन का भी क्या किया है? आधारशिला रखी है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना के साथ साथ नई दिल्ली का जो द्वारका है वहां पर एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर एक मणिपुरी भवन की आधारशिला भी किसने रखी है? अमित शाह ने रखी है। इसके साथ साथ इम्फाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं को भी क्या किया है? आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर? इम्फाल के अंदर। और दिल्ली के बारे में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है मेडिकल कॉलेज की, और बात आपको इम्फाल की ध्यान रखनी है। इसके अलावा साथियों, अमित शाह ने गुवाहाटी में 850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी है। न्यू मेडिकल कॉलेज कहां पर बन रहा है? आपका गुवाहाटी में बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 26-27 दिसंबर 2020 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच दक्षिणी चीन सागर में पेसेज नामक युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? 26 से 27 दिसंबर 2020 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में पेसेज नाम के युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो साथियों, भारत और वियतनाम की जो नेवी है उनके बीच में ये पेसेज नाम का युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है 26 से 27 दिसंबर 2020 को, ठीक है। भारत और वियतनाम के बीच में ये पेसेज नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है साथियों। एक आईएनएस क्लिटन है, आईएनएस क्लिटन द्वारा हाल ही में वियतनाम को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए करीब 15 टन राहत सामग्री पहुंचाया गया। यानी जो आईएनएस क्लिटन है, यानी एक जहाज है, पानी का जहाज जिसका नाम है आईएनएस क्लिटन, इसके द्वारा जब वियतनाम में बाढ़ आया था तो वहां पर प्रभावित लोगों के लिए करीब 15 टन राहत सामग्री पहुंचाने का काम किसने किया था? आईएनएस क्लिटन ने किया था। इसी प्रकार से दोस्तों, एक तो ये तो पेसेज नाम का युद्ध अभ्यास है जो वियतनाम और भारत के मध्य हुआ है, लेकिन एक पासेक्स नाम का एक अभ्यास होता है जो नियमित रूप से किया जाता है भारतीय नौसेना के द्वारा, जो मित्र देश हैं उनके साथ किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो वियतनाम के साथ हो, जरूरी नहीं है वो रूस के साथ हो, जरूरी नहीं है वो किसी अन्य देश के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो सकता है जो भारत के मित्र देश हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ आयोजित किया जाता है। कौन सा? पासेक्स, नियमित रूप से किया जाता है। अभी 4 और 5 दिसंबर 2020 को भारत और रूस के बीच में पासेक्स अभ्यास का समापन हुआ है। कहां पर? पूर्वी हिंद महासागर में। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। हाल ही में 2020 में भारत और रूस के बीच में पासेक्स का क्या हुआ है? आयोजन हुआ है पूर्वी हिंद महासागर के अंदर। यहां पर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी की स्थापना जो है ना वो 1612 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके नेवी के चीफ कौन है? तो करमवीर सिंह है। और एयरफोर्स के कौन है? आपके एयरफोर्स के हैं आर.के. भदौरिया। डिप्टी चीफ की अगर बात करते हैं तो डिप्टी चीफ का नाम है जी अशोक कुमार, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? ध्यान रखना, फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन बनी है? तो उस निजी अंतरिक्ष कंपनी का नाम है साथियों स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस
ऐसी पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बनी है जिसने फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज जिसका नाम है क्लाम 5, जिसका नाम क्या है, क्लाम 5 का परीक्षण किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्काईरूट एरोस्पेस ने कौन से सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्लाम 5। दोस्तों, स्काईरूट ने पहली बार अगस्त 2020 में एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन जिसका नाम था रमन का भी सफल परीक्षण किया था। कब? अगस्त 2020 में। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगस्त 2020 में स्काईरूट एरोस्पेस ने रमन नाम के रॉकेट इंजन का भी सफल परीक्षण किया था। यहाँ पर हम स्काईरूट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में हुई है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके सीईओ का नाम है पवन कुमार चंदाना। पवन कुमार चंदाना स्काईरूट के सीईओ हैं और आपके एनटीपीसी के अंदर ये पूछे जा रहे हैं सीईओ, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 वितरित किए हैं, उसमें किसको सम्मानित किया गया है? तो उसमें सम्मानित किया गया है हेमंत कुमार पांडे को। किसको? हेमंत कुमार पांडे को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर। हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसको क्यों किया गया उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, एक ल्यूकोड्रमा है ना, ल्यूकोड्रमा के इलाज के लिए एक लोकप्रिय ड्रग आती है, एक लोकप्रिय दवाई आती है जिसका नाम है लुकोस्किन। लुकोस्किन के सहित कई हर्बल दवाओं को इसने विकसित किया था, इसीलिए हेमंत कुमार पांडे जी को डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ड्रमा का मतलब त्वचा होता है, ड्रमा का मतलब त्वचा होता है और ल्यूको का मतलब होता है साथियों सफेद। तो हमारी त्वचा के ऊपर सफेद क्या हो जाते हैं? दाग हो जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं, उस रोग को कहा जाता है ल्यूकोड्रमा। तो ल्यूकोड्रमा के इलाज के लिए एक लोकप्रिय ड्रग है, लोकप्रिय दवाई है जिसका नाम है ल्यूकोस्किन। यहां पर हम डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों, यह भी आपका एनटीपीसी के एग्जाम में 28 दिसंबर को यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है? मोटो है, जो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद कर सकता हूं प्यारे साथियों कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिला होगा। पिछले कुछ दिनों से तबीयत का थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको तकलीफ भी हो रहा होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, रोज़ाना मिलेगा, मिस नहीं होगा, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते चलते मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि हालिया घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया, कहाँ बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी इसका आंसर देंगे, सभी ने अंत तक वीडियो देखा होगा, है ना। अगर आपने देखा है तो जाते जाते लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए और एक कमेंट करके जरूर जाइए। जैसा भी आपको आता है वैसा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।